मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स में हम पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरीज, वेतन से आय। इस चैप्टर का 12वां क्वेश्चन आज सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है, श्री प्रमोद बिहारी बजाज कॉलेज मुंबई के प्राचार्य हैं। उनको 1 जुलाई 2015 को नए वेतनमान 37,400 से 67,000 के अंतर्गत 43,400 रुपये एवं एकेडमिक ग्रेड पे 9,000 रुपये पर स्थिर किया गया। तो सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारी जो हैं उनको जो है, जैसे विश्वविद्यालय के कर्मचारी हैं, मुंबई के प्राचार्य हैं, तो इनको वेतनमान में मूल वेतन के अतिरिक्त एकेडमिक ग्रेड पे भी प्राप्त हो रहा है 9,000 रुपये का। तो इन दोनों को मिलाकर इनका मूल वेतन माना जाएगा। 43,400 और 9,000 दोनों को मिलाकर इनके मूल वेतन माना जाएगा। नियमानुसार वह वेतन एवं एकेडमिक ग्रेड पे का 3% वार्षिक वृद्धि पाने के हकदार है। तो जो सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारी हैं उनके वेतनमान में प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को 3% की वृद्धि की जाती है और यह वृद्धि वेतन और एकेडमिक ग्रेड पे दोनों के योग पर दी जाती है, जो कि 10 रुपये के गुणांक में पूर्णांकित की जाती है। और वृद्धि में जो भी राशि आती है उसको 10 के गुणांक में पूर्णांकित कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए, अगर 1,072 रुपये अगर किसी की वेतन वृद्धि है तो उसको 1,080 रुपये कर दिया जाएगा। आगे के 10 रुपये के गुणांक में जो है वृद्धि को परिवर्तित कर दिया जाता है। उन्हें मूल वेतन एवं एकेडमिक ग्रेड पे का 60% महंगाई भत्ता तथा 8% नगर क्षतिपूरक भत्ता मिलता है। और जो बजाज हैं, प्रमोद बिहारी हैं, उनको उनके मूल वेतन और एकेडमिक ग्रेड पे का 60% महंगाई भत्ता और 8% नगर पूरक क्षति भत्ता भी मिलता है। एक सुसज्जित मकान जिसका स्वामी कॉलेज है उन्हें रहने के लिए दिया गया है, जिसका अनुमानित किराया 4,000 रुपये प्रति माह है। इनको एक सुसज्जित मकान दिया गया है। सुसज्जित मकान का मतलब मकान के साथ साथ फर्नीचर की सुविधा भी प्रदान की गई है, जिसका अनुमानित किराया 4,000 रुपये है, लेकिन कॉलेज उनसे 1,000 रुपये प्रति माह वसूल करती है। उस मकान के किराए के बदले में उनसे 1,000 रुपये प्रति माह किराया वसूल करती है। 25,000 रुपये का इनको फर्नीचर भी दिया गया है और उस फर्नीचर के बदले 100 रुपये प्रति माह इनसे फर्नीचर का किराया वसूल किया जाता है। उन्हें 1.6 लीटर क्षमता की कार भी दी गई है। इनको एक कार भी दी गई है जिसकी क्षमता है 1.6 लीटर, जो उनके निजी उपयोग में भी आती है। यानी कि जो कार इनको दी गई है 1.6 लीटर क्षमता की, उस कार का प्रयोग ये निजी प्रयोग के लिए भी किया जाता है। कॉलेज और निजी दोनों प्रयोग में इनकी जो कार दी गई है वो कार प्रयोग में आती है। कार के चालक का पारिश्रमिक और कॉलेज हेतु प्रयोग के समस्त व्यय कॉलेज वहन करता है। यानी कि निजी व्यय, कार इनके कॉलेज के और निजी दोनों प्रयोग में आती है, और जो निजी व्यय हैं वे प्रमोद बिहारी द्वारा, कर्मचारी द्वारा उठाए जाते हैं। और कॉलेज के संबंध में जो व्यय हैं और चालक के जो व्यय हैं, एक ड्राइवर रखा गया है, ड्राइवर और कॉलेज के संबंध में जो प्रयोग के खर्चे हैं वो खर्चे कॉलेज वहन करता है और निजी खर्चे ये स्वयं उठाते हैं। उन्हें एक माली, चौकीदार, एक नौकर की सुविधा भी प्राप्त है, जिनको क्रमशः 450 रुपये तथा 300 रुपये प्रति माह कॉलेज की ओर से दिया जाता है। तो इनको माली, चौकीदार और नौकर की सुविधा दी गई है, जिनको वेतन जो है वो कॉलेज के द्वारा दिया जाता है। मकान सुविधा के साथ माली की सुविधा अगर दी जाती है तो वो करमुक्त होती है। तो मकान के साथ माली की सुविधा करमुक्त होती है, तो यहाँ पर प्रमोद बिहारी के लिए माली की सुविधा करमुक्त होगी। वे प्रमाणित भविष्य निधि में वेतन और महंगाई भत्ते का 15% अंशदान देते हैं, और जिसमें कॉलेज का भी इतना ही अंशदान रहता है। तो नियोक्ता द्वारा भी 15% का अंशदान दिया जाता है और कर्मचारी द्वारा भी 15% का अंशदान दिया जाता है। भविष्य निधि में जमा राशि पर 12.5% से 2,500 रुपये ब्याज के जमा किए गए, और भविष्य निधि में जो राशि थी भविष्य निधि की उस पर 12.5% की दर से 2,500 रुपये ब्याज के जमा हुए। उन्होंने 1 अप्रैल 2019 को अपनी पुत्री की शादी के लिए अपने नियोक्ता से 1,50,000 रुपये का ऋण, बिना ब्याज का ऋण लिया। 1 अप्रैल 2019 को उन्होंने अपनी पुत्री की शादी के लिए 1,50,000 रुपये का लोन लिया, और इस ऐसे लोन पर SBI की ब्याज दर है 17.10% वार्षिक है। इसमें से इन्होंने 50,000 रुपये ऋण का 1 दिसंबर 2019 को चुका दिए। जो ऋण उन्होंने लिया था 1 अप्रैल 2019 को, वो ऋण 1 दिसंबर 2019 को उसमें से 50,000 रुपये चुका दिए। गत वर्ष में उन्हें छात्रों की उत्तर पुस्तिकाएं जांचने के लिए बंबई विश्वविद्यालय से 2,400 रुपये का
पारिश्रमिक प्राप्त हुआ। ये काम करते हैं बम्बई कॉलेज में, इनका नियोक्ता है बम्बई कॉलेज, और इनको उत्तर पुस्तिकाएं जांचने के लिए बम्बई विश्वविद्यालय से 2400 रुपये प्राप्त हुए। तो उत्तर पुस्तिकाएं जांचने के जो 2400 रुपये प्राप्त हुए वो वेतन की आय में शामिल नहीं किए जाएंगे। वेतन की आय में किसी आय को शामिल किए जाने के लिए जो भुगतानकर्ता और भुगतान प्राप्तकर्ता के बीच में कर्मचारी और नियोक्ता का संबंध होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रमोद बिहारी का नियोक्ता है बम्बई कॉलेज, ना कि बम्बई विश्वविद्यालय। तो विश्वविद्यालय से जो 2400 रुपये प्राप्त हुए हैं ये इनके अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होगा। वेतन, यह मानते हुए कि उनको वेतन अगले माह की प्रथम तारीख को देय होता है, जो सरकारी और सरकारी कर्मचारी हैं उनको वेतन जो है अगले माह की प्रथम तारीख को ही देय होता है। उनकी वेतन की कर योग्य आय की गणना कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए कीजिए। तो 2020-21 के लिए इनके वेतन शीर्षक की कर योग्य आय की गणना करनी है। तो हमको कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ प्रमोद बिहारी, कंप्यूटेशन ऑफ taxable income from salary of Mr. Pramod Bihari for the assessment year 2020-21। अमाउंट का कॉलम, पर्टिकुलर्स, पहला है बेसिक सैलरी। तो इनके मूल वेतन की गणना की जाएगी। कंप्यूटेशन ऑफ बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी की गणना करेंगे। इनकी नियुक्ति हुई 1 जुलाई 2015 को। तो 1 जुलाई 2015 से लेकर 30 जून 2016 तक इनको वेतन प्राप्त होगा। इनका वेतन है 43,400 प्लस 9,000, 43,400 इनका वेतन है और एकेडमिक ग्रेड पे है 9,000 का। तो इनका वेतन है 52,400, 43,400 प्लस 9,000, तो इनका वेतन है 52,400 रुपये। अगले साल 1 जुलाई 2016 को इनको एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगा। एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगा 3% से। प्रत्येक वर्ष जुलाई में जो है 3% की वृद्धि दी जाती है वेतन में। तो 3% का 52,400 का 3% है 1572 और इनको राउंडेड करना है, राउंडेड ऑफ करना है 10 के गुणांक में। तो 1572 की वृद्धि हो जाएगी 1580 रुपये की। तो 52,400 प्लस 1580, 53,980 रुपये इनको अब प्राप्त होंगे अगले साल 1 जुलाई 2016 से 30 जून 2017 तक। अब इनको प्राप्त होंगे 53,980 रुपये। 1 जुलाई 2017 को फिर से एनुअल इंक्रीमेंट दिया जाएगा। एनुअल इंक्रीमेंट 3% का ऑन 53,980 पर 3% दिया जाएगा। तो 3% आता है, 53,980 का 3% आ रहा है 1,619 रुपये। इनको राउंडेड ऑफ कर दिया जाएगा, 1,620 रुपये कर दिया जाएगा। तो 53,980 प्लस 1,620, 55,600। तो अब इनको 55,600 रुपये मिलेंगे 1 जुलाई 2017 से लेकर 30 जून 2018 तक। फिर से 1 जुलाई 2018 को इनका एनुअल इंक्रीमेंट होगा, वार्षिक वृद्धि होगी 3% का। 55,600 पर 3%, 55,600 के 3% आ रहे हैं 1,668 रुपये। इसको राउंडेड ऑफ कर दिया जाएगा 10 के गुणांक में। आगे के 10 के गुणांक ले लिए जाते हैं तो इनकी वृद्धि होगी 1,670 रुपये की। तो 55,600 में 1,670 इनको इंक्रीमेंट मिल गया, 57,000
270 इनका अब वेतन होगा 1/7/18 से लेकर 30/6/2019 तक का। 1 जुलाई 2019 में इनको एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगा, इनको एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगा 3% का ऑन 57,270 पर इनको 3% का एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगा। तो 57,270 का 3% है 1718 रुपये। इसको राउंडेड ऑफ कर दिया जाएगा 1720 रुपये। 57,270 में 1720 ऐड कर देंगे इंक्रीमेंट, 58,990 रुपये। अब जो इनका वेतन है, आखिरी जो वेतन है गत वर्ष 2019-20 में, इनको वेतन होगा 1 जुलाई 2019 से लेकर 30 जून 2020 तक जो इनका वेतन था वो था 58,990 रुपये। हमको गत वर्ष 2019-20 की आय की गणना करनी है। तो गत वर्ष 2019-20 कर निर्धारण वर्ष 2021-20। तो गत वर्ष होता है 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक का। तो जो वर्ष है 2019-20 वो वर्ष है 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक का। लेकिन ये अर्ध सरकारी कर्मचारी है, एक कॉलेज में काम करते हैं। तो अर्ध सरकारी कर्मचारी या सरकारी कर्मचारियों को जो वेतन है वो वेतन अगली माह के प्रथम तारीख को देय होता है। तो इनके लिए वेतन लिया जाएगा मार्च 2019 से लेकर फरवरी 2020 तक का। जो वेतन है वो अगले माह की प्रथम तारीख को देय होता है। तो मार्च का वेतन देय होगा, मार्च 2019 का वेतन देय होगा अप्रैल 2019 को, और फरवरी 2020 का वेतन देय होगा 31 मार्च 2020 को। इसलिए इनका वेतन लिया जाएगा मार्च 2019 से फरवरी 2020 तक का। तो इनकी जो बेसिक सैलरी है, इनकी बेसिक सैलरी की गणना की जाएगी मार्च 2019 से लेकर जून 2019। जून 2019 तक इनको सैलरी मिलती थी 57,270 रुपये, इनका मूल वेतन था। तो मार्च से लेकर जून, मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने इनको सैलरी मिली है। 4 महीने तक इनको सैलरी मिली 57,270 रुपये 4 महीने के लिए। और फिर जुलाई 2019 से फरवरी 2020 8 महीनों के लिए इनको सैलरी मिली 58,990 को 8 से गुणा कर देंगे। तो इनकी बेसिक सैलरी होगी 57,270 को 4 महीने से गुणा कर दिया, 4 से गुणा कर 2,29,080 रुपये, 2,29,080 रुपये। और 58,990 इनको मिली 8 महीनों के लिए सैलरी, 4,71,920 रुपये। तो इनकी टोटल बेसिक सैलरी है 4,71,920, 2,29,080 रुपये, 7,01,000। इनको डियरनेस अलाउंस मिलता है। डियरनेस अलाउंस है मूल वेतन का 60%, 7,01,000 का 60%। 4,20,600 इनको महंगाई भत्ता मिलता है। महंगाई भत्ता पूर्णतया कर योग्य भत्ता है, तो पूरा का पूरा कर योग्य होता है डियरनेस अलाउंस। सिटी कंपेंसेटरी नगर क्षतिपूरक भत्ता, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस भी जो है पूर्णतया कर योग्य भत्ता है, इसमें से कर मुक्ति प्रदान नहीं की जाती। तो 7,01,000 का 8%, मूल वेतन का 8% इनको मिलता है सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस, 56,080 रुपये का। आगे क्वेश्चन में दिया गया है कि इनको एक मकान की सुविधा दी गई है। ये मकान जो है कॉलेज का खुद का है। तो अगर मकान नियोक्ता का खुद का हो और जो कर्मचारी है, कर्मचारी जिस क्षेत्र में रहता है उसकी आबादी 25 लाख से अधिक हो, तो कर्मचारी के वेतन का 15% जो है मकान सुविधा का मूल्य होता है। तो कर्मचारी जो है, कर्मचारी बंबई में रहता है, तो बंबई की जनसंख्या 25 लाख से अधिक है, तो वेतन का 15% मकान सुविधा का मूल्य होगा। अगर साथ में फर्नीचर की सुविधा भी दी गई है, तो
फर्नीचर की मूल लागत का 10% जो है फर्नीचर की सुविधा का मूल्य माना जाता है। तो मकान सुविधा का मूल्यांकन करेंगे। मकान सुविधा का मूल्यांकन, वेतन का 15%। वेतन में क्या क्या शामिल होगा? वेतन प्लस वेतन बराबर, वेतन में क्या क्या शामिल होता है? मूल वेतन प्लस बोनस प्लस करयोग्य भत्ते, महंगाई भत्ता, सेवा निवृत्ति, करयोग्य भत्ते। करयोग्य भत्तों में महंगाई भत्ता जो है वो सेवानिवृत्ति लाभों के अनुसार होता है, सेवानिवृत्ति लाभों के अनुसार। और कमीशन, तो वेतन का 15% लेंगे। वेतन से मकान की सुविधा का मूल्यांकन करते समय वेतन का तात्पर्य होता है मूल वेतन प्लस बोनस प्लस करयोग्य भत्ते। और करयोग्य भत्तों में महंगाई भत्ता केवल तभी वेतन में शामिल किया जाएगा जब वो सेवानिवृत्ति लाभों के लिए भी वेतन माना जाता हो। तो क्वेश्चन में महंगाई भत्ता सेवानिवृत्ति लाभों के लिए वेतन माना जा रहा है। अगर हम अगले पेज पर देखें 5 नंबर लाइन, वे प्रमाणित भविष्य निधि में, प्रमाणित भविष्य निधि जो है वो सेवानिवृत्ति लाभ है, तो वे प्रमाणित भविष्य निधि में वेतन और महंगाई भत्ते का 15% अंशदान करते हैं। तो यहाँ पर जो अंशदान किया जा रहा है प्रमाणित भविष्य निधि के लिए, उसमें वेतन और महंगाई भत्ते का 15% अंशदान किया जा रहा है, यानी कि महंगाई भत्ते को वेतन माना जा रहा है। तो महंगाई भत्ते को सेवानिवृत्ति लाभों के लिए वेतन माना जाता है। तो यहाँ पर मकान सुविधा का मूल्यांकन करने के लिए भी महंगाई भत्ते को वेतन में शामिल किया जाएगा। तो मकान सुविधा के मूल्यांकन के लिए वेतन होता है मूल वेतन, बोनस, करयोग्य भत्ते, कमीशन और अन्य मौद्रिक लाभ। इसमें तो इस क्वेश्चन में वेतन से हमारा तात्पर्य होगा, मूल वेतन है 7,01,000, महंगाई भत्ता है 4,26,000 और 56,080 है करयोग्य भत्ते। तो सारे भत्ते शामिल किए जाते हैं इसमें, जो भी करयोग्य हैं, करयोग्य भाग भत्तों का। तो 56,080 है। सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस, इसका 15% लिया जाएगा इनका। तो 56,080 प्लस 4,20,600 महंगाई भत्ता, मूल वेतन है 7,01,000, इनका 15% लिया जाएगा। 1,76,652, 1,76,652 वेतन का 15%। इसमें ऐड करेंगे फर्नीचर के मूल्य का, फर्नीचर की लागत का 10% वार्षिक। अगर फर्नीचर दिया जाता है तो फर्नीचर की मूल लागत का 10% वार्षिक आधार पर लिया जाता है। तो फर्नीचर की लागत यहाँ पर है 25,000 रुपये की, तो 25,000 का 10% लिया जाएगा 2,500 रुपये। तो मकान सुविधा का मूल्य है 1,76,652 प्लस 2,500, 1,79,152, 1,79,152। अगर कर्मचारी से कोई राशि वसूल की जाती है तो उसको घटा दिया जाएगा। तो मकान के बदले 1,000 रुपया प्रति माह किराया वसूल किया जाता है और फर्नीचर के लिए 100 रुपया प्रति माह किराया वसूल किया जाता है। तो कर्मचारी से वसूली गई राशि, कर्मचारी से वसूली गई राशि 1,000 प्लस 100 रुपया फर्नीचर का 12 महीने के लिए, तो 1,100 रुपया लिया जाता है 12 महीने के लिए। 13,200 रुपये साल भर में कर्मचारी से वसूल किए गए। तो मकान सुविधा का मूल्य 1,79,152, 1,79,152 में से 13,200 माइनस कर दिया जाएगा। तो मकान सुविधा का मूल्य होगा 1,65,952 रुपये। तो मकान सुविधा का मूल्य है
मकान सुविधा का मूल्य है वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन फैसिलिटी 1,65,952 रुपये। आगे है, उन्हें 1.6 लीटर क्षमता की कार भी दी गई है, निजी प्रयोग में भी आती है। तो कार का प्रयोग आंशिक रूप से निजी प्रयोग में भी कार आती है। तो कार की सुविधा का मूल्यांकन करें तो कार सुविधा का मूल्यांकन, तो जब कार कार्यालय के साथ साथ निजी प्रयोग के लिए भी काम आ रही है, यानी आंशिक रूप से उस कार का निजी प्रयोग भी किया जा रहा है और कार की क्षमता 1.6 लीटर तक है, 1.6 लीटर से अधिक नहीं हो, और कर्मचारी द्वारा निजी व्यय खुद वहन किए जाते हैं। देखिए जो कार है, यहाँ पर जो प्रमोद बिहारी है उनको एक कार दी गई है और कार कॉलेज के लिए और उनके निजी प्रयोग के लिए दोनों जगह कार का प्रयोग किया जा रहा है। कार की क्षमता है 1.6 लीटर, और जो कार के संबंध में जो निजी प्रयोग के जो व्यय हैं, वो निजी प्रयोग के व्यय कर्मचारी खुद वहन करता है। जो कॉलेज से संबंधित व्यय हैं वही केवल कॉलेज वहन करता है। तो कार दोनों जगह प्रयोग हो रही है और निजी व्यय कर्मचारी खुद उठा रहा है। कॉलेज के संबंध में जो प्रयोग हो रही है वो व्यय कॉलेज द्वारा वहन किए जा रहे हैं। तो इस स्थिति में अगर कार की क्षमता 1.6 लीटर से कम हो तो कार का मूल्य 600 रुपये प्रति माह होता है। तो 600 रुपये प्रति माह जब है तो कार सुविधा का मूल्यांकन होगा 600 रुपये प्रति माह के हिसाब से 7200 रुपये। और चालक की सुविधा भी दे रखी है, चालक का पारिश्रमिक यहाँ पर दिया है। तो चालक सुविधा का मूल्य होगा, चालक के लिए 900 रुपये प्रति माह अतिरिक्त जोड़े जाते हैं, तो 10,800 रुपये चालक की सुविधा के होंगे। तो कुल मिलाकर कार की सुविधा होगी 18,000 रुपये की। यानी कि जब कार का प्रयोग आंशिक रूप से निजी प्रयोग में हो और आंशिक रूप से कार्यालय प्रयोग के लिए किया जाए, कार की क्षमता 1.6 लीटर तक हो और निजी प्रयोग के जो व्यय हैं वो कर्मचारी द्वारा खुद वहन किए जाएं, तो जो कार है, कार का मूल्य 600 रुपये प्रति माह होता है। तो 12 महीनों के लिए 7200 रुपये कार का मूल्य हो गया। चालक सुविधा के लिए 900 रुपये प्रति माह अलग से जोड़ दिए जाते हैं। तो चालक का पारिश्रमिक इसमें लिखा है, तो चालक के 900 रुपये प्रति माह अलग से, तो 10,800 रुपये चालक के। तो कुल मिलाकर जो कार सुविधा का मूल्य है वो 18,000 रुपये। वैल्यू ऑफ कार फैसिलिटी है 18,000 रुपये। आगे बात की गई कि उनको एक माली, चौकीदार और एक नौकर दिया हुआ है। तो मकान के साथ साथ माली की सुविधा फ्री होती है। तो अगर मकान के साथ माली की सुविधा दी गई तो माली की सुविधा इनके लिए फ्री होगी। और वैल्यू ऑफ वॉचमैन फैसिलिटी, वैल्यू ऑफ सर्वेंट फैसिलिटी, तो केवल वॉचमैन और सर्वेंट की फैसिलिटी इनके लिए कर योग्य होगी। तो वॉचमैन को 450 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं और सर्वेंट को 300 रुपये प्रति माह है। तो 450 रुपये महीने के, तो 12 महीने के हिसाब से 5,400 रुपये जो है वॉचमैन फैसिलिटी का मूल्य हो गया। और 3600 रुपये नौकर सुविधा का मूल्य हुआ। वे प्रमाणित भविष्य निधि में वेतन और महंगाई भत्ते का 15% अंशदान देते हैं, जो कि पूरा का पूरा कर योग्य है, जिसमें कॉलेज का भी इतना ही अंशदान है। तो नियोक्ता द्वारा अगर प्रमाणित भविष्य निधि में अंशदान दिया जाता है और ऐसा अंशदान कर्मचारी के वेतन से 12% से अधिक है तो अधिक की राशि कर योग्य होती है। तो यहाँ पर जो अंशदान है वो 15% है, तो 12% से ऊपर जो भी राशि है वो पूरी पूरी कर योग्य होगी। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन in excess of 12% of सैलरी। यहाँ पर सैलरी से तात्पर्य है, जब प्रमाणित भविष्य निधि के लिए वेतन का 12% हम लेते हैं तो वेतन से तात्पर्य होता है मूल वेतन, महंगाई भत्ता, सेवानिवृत्ति लाभों के लिए अगर महंगाई भत्ते को वेतन में शामिल किया जाता है तो प्लस बिक्री पर कमीशन। तो यहाँ पर मूल वेतन और महंगाई भत्ते को वेतन में शामिल किया जाएगा। 7,01,000 प्लस 4,20,000
600 का 3% ले लिया जाएगा, क्योंकि 15% अंशदान किया जाता है तो 12% तक कर मुक्त है। तो 12% से अधिक जो राशि है 3% वो अंशदान कर योग्य होगा। 7,01,000 प्लस 4,20,600 का 3% ले लीजिएगा, 33,648 रुपये। इसके बाद इनको ब्याज के भी जमा हो रहे हैं, तो इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन एक्सेस ऑफ 95%, अगर 9.5%, अगर 9.5% से अधिक ब्याज के जमा हो रहे हैं प्रमाणित भविष्य निधि में तो अधिक की राशि कर योग्य होती है। तो 2,500 रुपये जमा हो रहे हैं 12.5% के रूप में, तो 2,500 जमा हो रहे हैं 12.5% के रूप में, 9.5% तक जो है छूट है, तो 2,500 में से 9.5% घटा दिया जाएगा, तो 2,500 अगर 12.5 के बराबर है तो 9.5% हो रहा है 1,900 रुपये। तो 600 रुपये जो है वो ब्याज के रूप में जो जमा हो रहे हैं प्रमाणित भविष्य निधि में वो कर योग्य होंगे। आखिरी पॉइंट बचता है, उन्होंने एक ऋण लिया है नियोक्ता से 1,50,000 रुपये का 1 अप्रैल 2019 को, जिस पर SBI की ब्याज दर है 17.10% वार्षिक। तो 1,50,000 रुपये का इन्होंने लोन लिया और इस लोन को इन्होंने नवंबर में भुगतान कर दिया, यानी कि 1 दिसंबर 2019 को भुगतान कर दिया। तो अप्रैल से लेकर नवंबर तक इनको ब्याज देना पड़ेगा 1.5 लाख रुपये तक, 1.5 लाख रुपये पर। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 8 महीने के लिए इनको ब्याज देना पड़ेगा 1.5 लाख रुपये पर। और दिसंबर से लेकर फरवरी तक, यानी कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने के लिए इनको ब्याज देना पड़ेगा 1 लाख रुपए पर। इनकी जो वेतन की गणना की जा रही है मार्च से लेकर फरवरी तक, तो जो ब्याज की गणना भी फरवरी तक की जाएगी। जो आय है इनकी 2019-20 की वेतन से जो आय की गणना हम कर रहे हैं वो फरवरी 2020 तक ही कर रहे हैं, इसलिए ब्याज की गणना भी इनकी फरवरी 2020 तक ही की जाएगी। तो अप्रैल से नवंबर तक 1.5 लाख रुपए पर ब्याज देंगे। फिर इन्होंने नवंबर में भुगतान कर दिया, यानी 1 दिसंबर 2019 को इन्होंने भुगतान कर दिया 50,000 रुपये का, तो बैलेंस जो बचा 1 लाख रुपया उस पर ये ब्याज देंगे 3 महीने के लिए, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। तो वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन फैसिलिटी, तो इंटरेस्ट फ्री लोन फैसिलिटी ब्याज मुक्त ऋण सुविधा का मूल्य अप्रैल 2019 से नवंबर 2019 तक ब्याज 1,50,000 रुपये है। 1,50,000 पर 17.5% के हिसाब से 8 महीने का ये ब्याज देंगे। 1,50,000 पर 17.10% के हिसाब से 8 महीने का ब्याज देंगे 17,100 रुपये। और फिर दिसंबर 2019 से फरवरी 2020 तक ब्याज एक्चुअली ये ब्याज देंगे नहीं, ये ब्याज नहीं दे रहे, लेकिन इनका ब्याज बनता है। तो ऋण पर जो ब्याज बनता है वही जो है ऋण सुविधा का मूल्य माना जाता है। तो 1 लाख रुपए का 17.10% के हिसाब से 3 महीने का ब्याज है 4,275 रुपये। तो कुल मिलाकर जो ऋण सुविधा का मूल्य है 21,375 रुपये। अगर ये ऋण इनको नियोक्ता द्वारा ब्याज मुक्त नहीं दिया जाता, मतलब इंटरेस्ट फ्री लोन अगर नहीं दिया जाता, तो इनको 21,375 रुपये ब्याज के चुकाने पड़ते। तो इसलिए सुविधा का मूल्य है 21,375 रुपये। ग्रोस इनकम आ जाएगी, इनकी ग्रोस इनकम सबका टोटल कर लेंगे। 7,01,000, 4,20,600,
56,080, 1,65,952, 18,000, 5,400, 3,600, 33,648 प्लस 600 प्लस 21,375, 14,26,200, 14,26,255 आ रहा है ग्रोस इनकम। हमको कर योग्य आय की गणना करनी है। तो कर योग्य आय की गणना करने के लिए इनको कटौती घटा दी जाएगी। जो वेतन की आय में से जो कटौती मिलती है, ग्रोस इनकम फ्रॉम सैलरी, ये इनकी वेतन से सकल आय है 14,26,255 रुपये। लेस कर देंगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16। एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन दी जाती है, मानक कटौती वेतन की सकल आय या 50,000 रुपये, दोनों में से जो कम हो उसके बराबर दी जाती है। दूसरी एंटरटेनमेंट अलाउंस की कटौती दी जाती है, एंटरटेनमेंट अलाउंस इनको यहाँ नहीं दिया गया। तीसरी एम्प्लॉयमेंट टैक्स की कटौती दी जाती है। अगर करदाता द्वारा, कर्मचारी द्वारा अगर रोजगार पर कर चुकाया जाता है तो चुकाए गए कर के बराबर की कटौती दे दी जाती है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में केवल स्टैंडर्ड डिडक्शन ही दी जाएगी, बाकी की कटौतियाँ यहाँ पर लागू नहीं हो रही। तो 14,26,255 में से 50,000 तो 13,76,255 रुपये है टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। तो जो ये मिस्टर प्रमोद बिहारी है, इनकी वेतन से कर योग्य आय है 13,76,255 रुपये। आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।